Chapters 2057 Spectral Soul's Death, 2058 Helping Fang Yuan Become Venerable, 2059 Paradise Earth's Deeper Intentions, 2060 Binding Bing vs Fang Zhen Chapter Start Chapter 2057 Spectral Soul की मौत, जल्दी और जल्दी हमें और तेज होना होगा। फेरी जी वे अंडर हाई अंदर खुद को कोसती रही। यहां पर विजडम पथ की वो अकेली ग्रेट एक्सपर्ट थी, इसीलिए इस बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। फेरी जी वे की सोल को स्पेक्ट्रल सोल ने मॉडिफाई किया था, वो उसके लिए पूरी तरह से लॉयल थी। इस बैटलफील्ड किलर मूव को सुझाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन लू वे येन का अलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड कोई मामूली बैटलफील्ड नहीं था। यह अर्थपाथ बैटलफील्ड बहुत हाई मजबूत है और इसमें एक धुंधलापन भी है। मुझे डर है कि इससे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के बैटलफील्ड को फाउंडेशन बनाकर मॉडिफाई किया गया है। फेरी जी वे की टेंशन बढ़ती जा रही थी, उसका दिमाग गर्म हो रहा था। अपनी पूरी कोशिश से वो कुछ काम की इंफॉर्मेशन निकाल पाई थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रोग्रेस बहुत कम था। पहली बात, बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट होते ही एक छोटी सी जगह में सिमट जाते हैं जो अंदर और बाहर की दुनिया को अलग कर देते हैं। चाहे अंदर से हो या बाहर से, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। शुरू में फेरी जी वे इसलिए फैंग युआन के यामा बैटलफील्ड को लंग या ब्लेस्ड लैंड में तोड़ पाई थी क्योंकि उसके पास फंग ज्यूगे का फेट आमर इमॉर्टल गू था, जिसने यामा बैटलफील्ड को लोकेट कर लिया था। अंदर और बाहर दोनों तरफ से जोर लगाने पर ही यूजर्स बैटलफील्ड को तोड़ने में ब्रेक थ्रू मिला था। दूसरी बात, अलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड कोई आम चीज नहीं थी, ये एक वेनरेबल का काम था जिसे आने वाली पीढ़ियों ने और इम्प्रूव किया था। ये पहले से ही कमाल की बात थी कि फेरी जी वे इतनी जल्दी बैटलफील्ड की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाए, इससे उसकी जबरदस्त विजडम पाथ अटेनमेंट का पता चलता था। फेरी जी वे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती रही। कभी वो अकेले इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करती, कभी विजडम पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करती, और कभी कभी तो वो लॉन्जेविटी हेवन या हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल से अलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड पर लगातार हमले करने को कहती। ये सच में एक अजीब नज़ारा था। शैडो सेक्ट, लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट तीनों मिलकर इतने क्लोजली काम कर रहे थे। बाहर की तरफ काले चमगादड़ों का ग्रुप एक काली लहर की तरह लगातार हमला कर रहा था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेज उनसे बचाव कर रहे थे, एक मजबूत डिफेंस बनाकर अन सभी काले चमगादड़ों को मार रहे थे जो हिम्मत करके पास आ रहे थे। अंदर के एरिया में फेरी जी वे आसमान में थी और ओल्ड मैन झेंग युआन, बाइनिंग विंग और फेरी मियाओ येन उसकी रक्षा कर रहे थे। सेंटर में दो इमॉर्टल गू हाउसेज एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वो द लॉन्जेविटी हेवन का कैलेमिटी लक ऑल्टर और हेवनली कोर्ट का डेमन जजमेंट बोर्ड। जब भी फेरी जी वे कोई इंस्ट्रक्शन देती, यह दोनों इमॉर्टल गू हाउसेज मिलकर उसके बताए हुए तरीके से बैटलफील्ड के एक कोने पर हमला करते। कीन डिंग लिंग और बिंग साई चुवान को फेरी जी वे की बेचैनी पर कोई शक नहीं था। उनके पास भी कोई विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए वो इस काम में मेहनत करने को तैयार थे। वो जो कुछ भी कर रहे थे, उनका आखिरी मकसद एक ही था, फैंग युआन। शुरू में ये तीनों फोर्सेस फैंग युआन का पीछा करते हुए एक दूसरे को काबू में रखे हुए उनके बीच अपनी अपनी सतर्कता थी। लेकिन अब जब बैटलफील्ड किलर मूव ने फैंग युआन और स्पेक्ट्रल सोल को घेर लिया था, इन तीनों फोर्सेस ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, अपनी पूरी ताकत और एनर्जी इस बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ने में लगा दी। फैंग युआन की चालाकी और खतरनाक इरादे सबके दिमाग में गहरे बेस हुए थे। जब उसने यहां एक एम्बुश लगाया है, तो उसका इरादा जरूर बुरा ही होगा। तीनों फैक्शंस के गू इमॉर्टल्स को कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने जल्दी से मिलकर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो फैंग युआन के प्लान्स को अपनी पूरी ताकत से नाकाम कर सकें। ये सच में एक समझदारी भरा फैसला था। लेकिन फेरी जी वे अचानक कांपी और उसने मुंह भर खून थूक दिया। ओह! ये बदलाव देखकर सभी गू इमॉर्टल्स का ध्यान उस पर चला गया। फेरी जी वे ने अपने होठों के कोने से खून साफ किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने दांत पीसकर अपना डिडक्शन जारी रखा। हेवनली कोर्ट ने एक जबरदस्त इमॉर्टल पाला है, अपने मास्टर के लिए तो सच में अपनी जान दे रही है। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान ने ताना मारा शब्दों से दोनों फोर्सेस पर वार करने की कोशिश की। इमॉर्टल गू हाउस के अंदर कीन डिंग लिंग ने ठंडी सांस ली, टेंशन में बोली, मेरा लक इतना ज्यादा डगमगा क्यों रहा है? अगले हाईपैल फेरी जी वे और ओल्ड मैन झेंग युआन ने अचानक एक्शन लिया। एक अजीब रोशनी चमकी, शैडो सेक्ट के सारे इमॉर्टल्स उसमें लपेट गए, इससे पहले कि वो एक टूटे तारे की तरह बाहर की तरफ उड़ गए। बिंग साई चुवान और कीन डिंग लिंग के दिल उछल पड़े,
उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से अपने इमॉर्टल गो हाउसेस को कंट्रोल करके फेरी जी वे के पीछे चल दिए। बूम! उसी पाल एक दहशतनाक धमाका हुआ। कैलेमिटी लक ऑल्टर ने बस हिलना शुरू ही किया था कि पीछे से एक जबरदस्त ताकत ने यूएस पर हमला किया। बिंग साई चुआन गुर्राया, जी वे ने हमें धोखा दिया। कैलेमिटी लक ऑल्टर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसका मोमेंटम बढ़ गया और वो मारने के इरादे से फेरी जी वे की तरफ बढ़ा। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर फैंग झेंग के पास बिंग साई चुआन और कीन डिंगलिंग के मुकाबले एक्सपीरियंस की कमी थी। जब धमाका हुआ, डेमन जजमेंट बोर्ड अभी भी अपनी जगह पर रुका हुआ था। इसलिए डेमन जजमेंट बोर्ड को कैलेमिटी लक ऑल्टर से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। एक पाल के लिए फैंग झेंग को लगा जैसे वो एक सुनामी में गिर गया हो। वो बिल्कुल तैयार नहीं था। पूरा डेमन जजमेंट बोर्ड धमाके से उड़ गया। ये धमाका स्पेक्ट्रल सोल के सेल्फ डेटोनेशन से हुआ था। धमाके ने एलुसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड को नाश कर दिया और तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स जो नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस, कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन जजमेंट बोर्ड, बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। भले हाई फेरी जी वे ने धमाके का अंदाजा थोड़ा पहले लगा लिया था, लेकिन वक्त बहुत कम था। धमाका जल्दी ही अंत तक पहुंच गया और वो सब इधर उधर बिखर गए। हेवनली कोर्ट के कई इमॉर्टल गू हाउसेस भी पतंगों की तरह उड़ गए, जबरदस्त ताकत से दूर फेंक दिए गए। काले चमगादड़ों के ग्रुप का हाल तो और भी बुरा था। लाखों चमगादड़, चाहे वो डेसोलेट बीस्ट्स हो या इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स, एक झटके में उनके चीथड़े उड़ गए। जमीन कांप उठी जैसे दुनिया तबाह हो रही हो। पूरा मंजर अब बहुत अजीब हो गया था। हवा में एक बुरी तरह से टूटा हुआ किला दिखाई दिया। किंग चू, जो एक जायंट बन गया था, 3 टुकड़ों में कटकर जमीन पर जा गिरा। शी लैंड को भारी नुकसान हुआ था। वो पहले पूरी तरह से ठीक था, अब सिर्फ 30% से भी कम बचा था। डेमन इमॉर्टल ची जुए खून से लथपथ था जब वो हेवन एंड अर्थ के इस अलग थलग डोमेन से बाहर उड़ा। उसकी उंगली तेज थीं और वो उस किले पर टिकी हुई थीं। वो पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस था। इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस का डिफेंस सच में टॉप नॉच था। भले ही ये बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी ये स्पेक्ट्रल सोल के सेल्फ डेटोनेशन की ताकत को रोकने में कामयाब रहा। अगले हाईपैल पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस को फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया। यह इमॉर्टल गू हाउस बहुत स्लो था, इस पर हर वक्त भरोसा नहीं किया जा सकता था। फैंग युआन सामने आया। तुरंत उसने सभी गू इमॉर्टल्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन फैंग युआन अकेला नहीं था, लू वे यिन और वू शुआई भी उसके आसपास थे। फैंग युआन को मारो। कैलेमिटी लक ऑल्टर की हालत अच्छी नहीं थी। बिंग साई चुआन ने यूज छोड़ दिया और बाकियों को रिपेयर करने दिया, जबकि वो खुद फैंग युआन को मारने चला गया। यह रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट जो कभी फैंग युआन के साथ मिलकर लड़ा था, उसने फैंग युआन के लिए अपने दिल में छुपी गहरी नफरत को नहीं छुपाया। फैंग युआन, तुमने मास्टर के साथ क्या किया? फेरी जी वे ने भागना बैंड कर दिया। वो चिल्लाई और उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। डेमन इमॉर्टल ची जुए का चेहरा बच्चों जैसा था लेकिन आवाज बुजुर्गों वाली थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सबने अभी हुए धमाके की शिद्दत महसूस नहीं की? स्पेक्ट्रल सोल पहले हाई सेल्फ डेटोनेट करके मर चुका है। क्या? ये सुनकर सभी इमॉर्टल्स को जबरदस्त झटका लगा। महान स्पेक्ट्रल सोल सच में मर गया? पिछला धमाका बहुत ही भयानक था। वो साफ साफ एक सोल पाथ किलर मूव था। क्या वो मरने से पहले स्पेक्ट्रल सोल का आखिरी हमला था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक महान डेमन वेनरेबल? नहीं, स्पेक्ट्रल सोल अब डेमन वेनरेबल नहीं रहा। फिर भी उसके पास दुनिया की नंबर 1 बैटल स्ट्रेंथ थी। सोचो, वो फैंग युआन और बाकियों के हाथों मारा गया। फैंग युआन ने सच में स्पेक्ट्रल सोल को मार दिया। इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए, उनकी ऊँग सिकुड़ गईं और उन सबकी निगाहें फैंग युआन पर टिक गईं। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल की मौत सबकी मेहनत का नतीजा थी, लेकिन फैंग युआन हाई इसका मुख्य कारण था, इसमें कोई शक नहीं। फैंग युआन को कम नहीं समझा जा सकता, वो बहुत ही शातिर है। उसने सच में स्पेक्ट्रल सोल को मार डाला। वो एक फॉर्मर डेमन वेनरेबल था। उसने तो फेट गू को भी नाश कर दिया था। ये कोई अजीब बात नहीं कि उसने ये कर दिखाया। मारो यूज, हम यूज भागने नहीं दे सकते। इस शैतान का जिंदा रहना इस दुनिया के सभी जीवों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, भले ही वो पहले एक्टिंग कर रहा था, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल को मारने के बाद उसकी हालत जरूर खराब होगी। अगर हम उस अब नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे? सभी इमॉर्टल्स एक साथ चिल्लाए। फैंग युआन, भले ही मुझे यहां मरना पड़े, मैं तुम्हें मारना चाहती हूं। फेरी जी वे का चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत पीसते हुए हमला किया।
एक तरफ फेरी जी वेई को स्पेक्ट्रल सोल ने मॉडिफाई किया था और वो उसके प्रति बेहद लॉयल हो गई थी, उसकी मौत ने उस गहरा गुस्सा दिलाया। दूसरी तरफ वो लगातार फैंग युआन की वजह से हार का सामना कर रही थी। हेवनली कोर्ट में वो हारी, शैडो सेक्ट में वो फिर भी हारी, वो इस फैंग युआन से लगातार हारती रही। मारो यूस, अगर फैंग युआन नहीं मारा तो यहां मौजूद हर किसी को भुगतना पड़ेगा। डेमन इमोर्टल चीजू ने चिल्लाते हुए फैंग युआन पर भी हमला कर दिया। उसी समय उसने चुपके से फैंग युआन को मैसेज भेजा और मुस्कुराते हुए कहा, फैंग युआन, जब स्पेक्ट्रल सोल ने सेल्फ डेटोनेट किया था तुमने मुझे अपने पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस में नहीं आने दिया, चलो वो मैं भूल जाता हूं। अगर अब यहां से बचकर निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद लगेगी। कुछ वेनरेबल ट्रू इनहेरिटेंसेस निकलो, अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। डेमन इमोर्टल ची जुए का शी लैंड बुरी तरह से डैमेज हो गया था लेकिन उसने अपनी ZY एडिटार बैटल स्ट्रेंथ बचा रखी थी। ये बूढ़ा शैतान एक पैल पहले फैंग युआन के साथ मिलकर स्पेक्ट्रल सोल से लड़ रहा था और अगले हाई पैल उसने पलटी मार दी और तीनों फोर्सेस का इस्तेमाल करके फैंग युआन को धमकाने और उससे फायदा उठाने लगा। फैंग युआन की हालत सच में अच्छी नहीं थी। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर का मिरियड ट्रिब्यूलेशन अभी भी चल रहा था। उसके बगल में लू वेयन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। अगर वो अगले ही पाल बेहोश हो जाता तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। वू शुआई बहुत खराब दिख रहा था, भले ही उसका रैंक 8 और स्टेबल नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ बैटल स्ट्रेंथ बची हुई थी। अभी यूज वक्त खरीदने के लिए कुर्बान किया जा सकता था। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो कितना वक्त निकाल पाएगा। जहां तक कि सी एंसेस्टर की बात है, उस पहले हाई फैंग युआन के सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में डाल दिया गया था। उसके अंदर कॉम्बैट बीस्ट किंग अभी भी बेहोश था। फैंग युआन को सिचुएशन संभालने के लिए एक गू इमोर्टल एक्सपर्ट की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ची सी एंसेस्टर को मजबूरन अपनी में बॉडी को बचाने के लिए अपनी असली पहचान जाहिर करनी पड़ती। जरूरत पड़ने पर अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो मुझे वक्त खरीदने के लिए किसी क्लोन और वू शुआई क्लोन को कुर्बान करना पड़ेगा। फैंग युआन ने सोचा। उसने लू वेयन को मैसेज भेजा, तुम जिस बचने के तरीके की बात कर रहे थे वो क्या है? जब जायंट स्पेक्ट्रल सोल ने सेल्फ डेटोनेट किया, लू वेयन ने अपनी चाल चली, जबरदस्ती एलुसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड को एक्टिवेट किया और सोल एक्सप्लोजन को चमत्कारी ढंग से दबा दिया। भले ही ये सिर्फ कुछ सांसों के लिए ही था, लेकिन इसने उन्हें कुछ वक्त दिलाने में सफलता हासिल की। इस वक्त का इस्तेमाल करके फैंग युआन के की सी और वू शुआई क्लोन पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस के अंदर छुपने में कामयाब रहे। इस दौरान लू वेयन ने फैंग युआन को मैसेज भेजा कि उसके पास यहां से बच निकलने और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से सुरक्षित जाने का एक तरीका है। ठीक इसी वजह से फैंग युआन ने लू वेयन को अपने पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस में आने दिया। पहली बात, लू वेयन ने फैंग युआन के दोनों क्लोन्स को बचाया, ये उसकी सिंसियरिटी का एक बड़ा सबूत था। दूसरी बात, क्योंकि लू वेयन का बैटलफील्ड किलर मूव टूट गया था, उसे एक जबरदस्त झटका लगा, उसकी बैटल स्ट्रेंथ गिर गई और उसका खतरा भी कम हो गया। फैंग युआन को अब उससे डर नहीं था। चैप्टर 2058, फैंग युआन को वेनरेबल बनने में मदद करना। लू वेयन ने फैंग युआन को तुरंत जवाब दिया, फैंग युआन, मेरे पीछे आओ। लेकिन फैंग युआन ने जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं। अगले हाईपैल वो ठंडा सा मुस्कुराया, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसने गू इमोर्टल्स के तीनों ग्रुप्स और उनके इमोर्टल गू हाउसेस को देखते हुए शांति और आराम से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों में से कौन सबसे पहले मरना चाहेगा? ये कहते ही उसके शरीर से एक तेज ऑरा निकला। उसका रैंक 8 ऑरा बिल्कुल इंटैक्ट था और जरा भी कमजोर नहीं था। सभी इमोर्टल्स ने अपनी इल्म फड़े कर देखा। क्या वो अपनी लिमिट पर नहीं था? हमला करने का सारा जोश ठंडा पड़ गया। इमोर्टल्स हिचकी चेन लगे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन जोश हंसा और एक इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया। लू वेयन और बाकियों को साथ लेकर वो एक तलवार की रोशनी में बदल गए और दूर उड़ गए। पहले से अलग, फैंग युआन ने ऐप कई हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लिया था। यूज हेवन पाथ डाउ मार्क्स के रिस्ट्रिक्शंस से कुछ आज़ादी मिल चुकी थी। उसके लिए अब इमोर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल करना कई गुना आसान हो गया था। भले ही उस अभी भी हेवन पाथ डाउ मार्क्स पर हमला करने के लिए ह्यूमन पाथ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब वो दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन भाग गया, उसका पीछा करो। वो हमसे खेल रहा था। इमोर्टल्स को तुरंत समझ आ गया और वो बिना रुके उसका पीछा करने लगे। हर तरह के किलर मूव्स इस्तेमाल किए गए, फैंग युआन और बाकियों पर बम्बार्ड किए गए।
ऐसा लग रहा था जैसे सिचुएशन पहले जैसी हो गई हो, बस स्पेक्ट्रल सोल, ची सी एंसेस्टर और किंग चू जा चुके थे, उनकी जगह लू वे येन आ गया था। लेकिन सब लोग बहुत सावधान रहना, इस शैतान फैंग युआन का आखिरी वार हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरे डू फोर्सेस को लड़ने दो, हम अपनी एनर्जी बचते हैं। फैंग युआन बहुत हाई शातिर है, मेरी राय में उसके पास अभी भी दूसरा बैटलफील्ड किलर मूव या इमॉर्टल फॉर्मेशन हो सकता है। सही कहा, सदर्न बॉर्डर की लड़ाई में फैंग युआन ने एक टाइम पाथ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ की अलाइड फोर्सेस को फंसा लिया था। लू वे येन भी एक धोखेबाज इंसान है, उसने अर्थ पाथ फॉर्मेशन लगाकर स्पेक्ट्रल सोल को फंसाया। उसने वही किया जो फैंग युआन ने किया था। वे उसके बारे में गलत था। महान पैराडाइज अर्थ का सदर्न बॉर्डर इनहेरिटर इतनी बेशर्मी से फैंग युआन के साथ मिल गया। इमॉर्टल्स की बातों में बुरे दुश्मनों के खिलाफ निकी और बहादुरी भरी हुई थी। वो आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो बड़े शोर शराबे के साथ पीछा कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब डरे हुए थे। अब की सिचुएशन पहले से बहुत अलग थी, ये लगभग पूरी तरह बदल चुकी थी। फैंग युआन ने स्पेक्ट्रल सोल को मार दिया था। इस कमाल के कारनामे ने तीनों फोर्सेस को बहुत सावधान और डरा दिया था। इसके अलावा फैंग युआन धोखेबाज और शातिर था, वो बेरहम और खतरनाक था। उसकी लड़ाइयों के किस्से सबके दिलो दिमाग में गहरे बेस हुए थे। तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स डर से भरे हुए थे। एक तरफ भले हाई फैंग युआन अपनी लिमिट के करीब था, लेकिन उसका आखिरी संघर्ष उनमें से किसी को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता था, उनके सारे प्लान्स फेल हो जाते। दूसरी तरफ तीनों फोर्सेस सिर्फ फैंग युआन से नहीं लड़ रहे थे, वो आपस में भी दुश्मन थे। पहले स्पेक्ट्रल सोल और कीजू ने आगे बढ़कर हमला किया था, तीनों फोर्सेस उनके पीछे रहकर कुछ फायदा उठाने में खुश थे। लेकिन अब स्पेक्ट्रल सोल मार चुका था। भले हाई डेमन इमॉर्टल चीजू पावरफुल दिख रहा था, वो चुपके से अपने पर्सनल फायदे के लिए फैंग युआन से सौदा कर रहा था। भला वो अपनी असली ताकत से क्यों लड़ता? कहने का मतलब यह है कि तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स फैंग युआन से डरते थे, लेकिन क्या डेमन इमॉर्टल चीजुए उससे नहीं डरता था? फैंग युआन ने पिछली कुछ लड़ाइयों में ज्यादा फाइट नहीं की। वो सच में कितना रिकवर हुआ है? उसके किलर मूव्स को देखो, वो साफ साफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कई गुना बढ़ गए हैं। वो कितनी ताकत छुपा रहा है? क्या उसके पास चौथा इमॉर्टल गू हाउस है? डेमन इमॉर्टल चीजू ने खुद से सोचा। पहले फैंग युआन ने ड्रैगन पलस और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप खो दिए थे, उसने तुरंत पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस निकाल लिया। ये तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस रैंक 8 के वो इंस्लेवमेंट पाथ, टाइम पाथ और अर्थ पाथ के पीक क्रिएशंस थे। फैंग युआन की इतनी दौलत ने डेमन इमॉर्टल चीजुए को सच में हैरान कर दिया था। अब हैरानी नहीं होगी अगर फैंग युआन पांचवा इमॉर्टल गू हाउस भी निकाल ले। फैंग युआन का फाउंडेशन आखिर कितना गहरा है? पिछले वेनरेबल्स ने यूएस पर कुछ ज्यादा हाई इन्वेस्ट नहीं कर दिया। डेमन इमॉर्टल चीजू ने दांत पीसे। जब फैंग युआन पीछे हट रहा था, उसने ट्रू इनहेरिटेंसेस से ट्रांजैक्शन करने का सुझाव दिया। उसका रवैया कभी कभी सख्त था। डेमन इमॉर्टल चीजू फैसला नहीं कर पा रहा था। क्या मुझे इस वक्त हमला करना चाहिए? फैंग युआन के पास कितनी ताकत बची है? क्या उस मारने पर मुझे ज्यादा फायदा होगा? लेकिन अभी पीछा करना और ट्रू इनहेरिटेंसेस जमा करना भी काफी अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच डेमन इमॉर्टल चीजू ने इस पीछा करने के दौरान सबसे अच्छा टाइम बिताया। हम पहुंच गए। ये इस जगह के नीचे है। लू वे येन ने अचानक मैसेज भेजा। फैंग युआन ने रेनबो को कंट्रोल किया, उसने अचानक डायरेक्शन बदली और तुरंत पत्थर की परत को तोड़कर अगली परत में घुस गया। गिर। फैंग युआन और बाकियों ने अपने आसपास जोर जोर से गड़गड़ाने की आवाजें सुनी। एक अनंत अर्थ की नदी तेजी से बह रही थी, जैसे लहरें उठ रही हो। फैंग युआन और दूसरे दो उससे घिरे हुए थे, उन्हें नदी में चींटियों जैसा महसूस हो रहा था, बेहद छोटा और मामूली। ये एक अर्थवे का मैनिफेस्टेशन है? फैंग युआन हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उस समझ आ गया। लू वे येन ने सर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, पांचों रीजन्स के एक होने के साथ अर्थ वेन्स भी आपस में जुड़ गई हैं। अर्थ वेन्स के मूवमेंट के साथ वो खुद को प्रकट करती हैं। ये अस आइलैंड तक पहुंचने वाली है। फैंग युआन ने मुश्किल से अपना किलर मूव एक्टिवेट किया और तलवार की रोशनी नीचे की तरफ बढ़ी। तलवार की रोशनी को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद वो हवा में ही गायब हो गई। तीनों इमॉर्टल्स एक भौर रंग के आइलैंड पर गिरे, उनकी हालत खराब थी। यह आइलैंड बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स का। आइलैंड वीरान था, कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, जमीन साधारण थी।
किनारे पर 3 बड़े पत्थर थे जो स्तंभों जैसे लग रहे थे और वो विशाल अर्थवे में दबे हुए थे। ठीक इन्हीं 3 पत्थर के स्तंभों की वजह से आइलैंड अर्थवे के मूवमेंट के बावजूद अपनी जगह पर स्थिर था। फैंग युआन, कहाँ भाग रहे हो? पीछा करो। ये कौन सी जगह है? इसी वक्त पीछा करने वाले तीनों ग्रुप्स भी इस परत पर आ पहुंचे। किसी ने एक किलर मूव एक्टिवेट किया लेकिन पाया कि यहां अर्थ पाथ डाउ मार्क्स इतने घने थे कि उन्होंने लगभग सभी दूसरे पाथ्स को दबा दिया था। गू इमॉर्टल्स को किलर मूव्स एक्टिवेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जब तक कि वो अर्थ पाथ का ना हो, वरना सिर्फ इमॉर्टल गू हाउसेस हाई आज़ादी से घूम सकते थे। ओह नहीं, फैंग युआन यहां एक प्लान के साथ आया है। वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है, हमें उस रोकना होगा। जल्दी से उस आइलैंड को तबाह कर दो। तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स का ऑरा बहुत पावरफुल था, वो तेजी से पास आ गए। लेकिन फैंग युआन, वू शुआई और लू वेयेन ने अचानक हमला किया और आइलैंड पर लगे 3 बड़े पत्थर के स्तंभों को तोड़ दिया। पत्थर के स्तंभों के सपोर्ट के बिना आइलैंड अर्थवे के साथ बहने लगा। तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स ने पीछा किया लेकिन आइलैंड तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। आइलैंड ने जल्दी ही कुछ दूरी बना ली और कुछ ही सांसों में तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स को पीछे छोड़ दिया। तीनों फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स हक्के बाकी रह गए। ये आखिर हो क्या रहा था? ये सिर्फ एक आइलैंड था लेकिन वो इतनी तेजी से चल रहा था। हम सच में उनसे बच निकले। ये आइलैंड क्या है? ये हमें कहाँ ले जाएगा? वू शुआई ने अपने हाथों से इस आइलैंड की सख्त जमीन को छुआ और हैरानी से पूछो। लू वेयेन खून खांसता रहा। पहले पत्थर के स्तंभों को तोड़ने से उसकी चोटें और बढ़ गई थीं। उसने वू शुआई को जवाब नहीं दिया, बल्कि फैंग युआन को देखा। फैंग युआन, तुम्हें जरूर याद आ गया होगा। फैंग युआन ने सर हिलाया। जिस पाल उसने इस आइलैंड को देखा, उसके दिमाग में एक रोशनी सी चमकी। जब तक वो लैंड हुआ, उस सब याद आ चुका था। यह फ्लाइंग अर्थ है, फैंग युआन ने वू शुआई को बताया। भले हाई वू शुआई उसका क्लोन था, फैंग युआन ने यूज अपनी सारी यादें नहीं दी थीं। ये एक सावधानी थी। अगर वू शुआई भविष्य में पकड़ा जाता और उसकी सोल सर्च होती, तो ये यादें उसके दुश्मनों की मदद करती। पिछले जन्म के 500 सालों में 5 रीजन्स एक हो गए, 2 हेवंस जुड़ गए, 5 रीजन्स की अर्थ वेन्स भी मिल गईं और कई अनोखे टेरेन्स बनाए। दुनिया के लोग उन्हें दास अर्थ्स कहते थे। वो हैं अर्थ अबिस, अर्थ ट्रेंच, अर्थ टनल, अर्थ केव, अर्थ प्रिजन, प्रोडक्शन अर्थ, फ्लाइंग अर्थ, फॉर्मेशन अर्थ, ट्रेजर अर्थ और टूम अर्थ। ये आइलैंड दास अर्थ्स में से एक है, फ्लाइंग अर्थ। ये अर्थवे से बना है। यह अर्थवे में उड़ने जितनी तेजी से घूम सकता है, इसकी स्पीड का आमतौर पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वू शुआई को आखिरकार समझ आ गया, तो ये बात है। उसने आह भरते हुए कहा, दुनिया में बदलावों के साथ जमीन के नीचे का हिस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। वो इस आइलैंड का राज जानता था। उसने पूछो, तो हम कहाँ जा सकते हैं? फैंग युआन ने सर हिलाया। मैंने सिर्फ फ्लाइंग अर्थ के बारे में सुना है, मैंने कभी इससे इंटरैक्ट नहीं किया। हम अभी सिर्फ इसके रास्ते पर चल सकते हैं, हम डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। लू वेयेन, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? इस एम्बुश लड़ाई में लू वेयेन का परफॉर्मेंस बहुत हाई शानदार था। फैंग युआन अब यूएस में काफी वैल्यू देख रहा था। पैराडाइस अर्थ के इस करंट जनरेशन के इनहेरिटर के पास कमाल की शक्ति थी। उसने पहले एलुसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड लगाया, जो इतना पावरफुल था कि स्पेक्ट्रल सोल और की जुए को फंसा सके। इसने एक प्रॉपर बैटलफील्ड की ताकत को पूरी तरह से दिखाया। आगे लू वेयेन ने बैटलफील्ड को कंट्रोल किया और इमॉर्टल्स को स्पेक्ट्रल सोल से निपटने में एक साथ काम करने दिया। घमासान लड़ाई के दौरान स्पेक्ट्रल सोल ने किंग चू को टारगेट करना चाहा लेकिन लू वेयेन ने यूज कई बार रोका। उसके बाद क्रूशियल मोमेंट पर लू वेयेन ने एक पावरफुल डिफेंसिव किलर मूव दिखाया जिसने स्पेक्ट्रल सोल के भयानक हमले को रोका, जिससे कि जुए को अपना शीशी किलर मूव इस्तेमाल करने के लिए काफी वक्त मिल गया। ये उस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। इसके अलावा लू वेयेन ने ऑल लाइफ इज बिटर और सफरिंग लॉस इज अ ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रल सोल को काउंटर किया, जिससे उसे एक जबरदस्त झटका लगा। आखिर में उसने जबरदस्ती बैटलफील्ड को बनाए रखा और स्पेक्ट्रल सोल के सेल्फ डेटोनेशन को दबाया, जिससे फैंग युआन के क्लोन संकट से बच निकले। बैटलफील्ड के नाश होने के बाद वही था जो फैंग युआन को इस फ्लाइंग अर्थ तक ले आया और सफलता से भगा ले गया। लू वेयेन की बैटल स्ट्रेंथ निश्चित रूप से अभी की दुनिया में टॉप टियर थी, लेकिन फैंग युआन उसके स्वभाव की ज्यादा तारीफ करता था। वो सहन करने और डेट रहने में माहिर था। उसने डू किलर मूव्स, ऑल लाइफ इज बिटर और सफरिंग लॉस इज अ ब्लेसिंग
का इस्तेमाल क्रूशियल मोमेंट पर करके स्पेक्ट्रल सोल को एक बड़ा झटका दिया। अपनी गहरी समझदारी और बुद्धि के साथ फैंग युआन को विश्वास था कि लू वेयिन के पास फ्लाइंग अर्थ को कंट्रोल करने का तरीका जरूर होगा। आखिरकार यह अर्थ पाथ से जुदा था, जो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की सबसे बड़ी महारत थी। और जैसा कि उम्मीद थी, लू वेयिन ने फैंग युआन को निराश नहीं किया। वो मुस्कुराया और सर हिलाया। मैं इतना माहिर नहीं हूं, लेकिन पैराडाइज अर्थ की इनहेरिटेंस में फ्लाइंग अर्थ की डायरेक्शन को कंट्रोल करने और रुकने की जगह तय करने का एक रेलेवेंट मेथड है। वू शुआई ने यह सुना, उसकी उंगली सिकुड़ गई, वो काफी सावधान हो गया। लू वेयिन ने जैसे कुछ देखा ही नहीं और अपनी मुस्कान बनाए रखी। यह अर्थ वेन वेस्टर्न डेजर्ट से होते हुए ईस्टर्न सी की तरफ जाती है, उसके बाद सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स पहुंचती है। मैं हैरान हूं कि आप कहां रुकना चाहते हैं, फैंग युआन। फैंग युआन भी मुस्कुराया। क्या तुमने मुझे पहले अपने मशरूमान पैराडाइज में मेहमान बनने के लिए इनवाइट नहीं किया था? लू वेयिन ने सर हिलाया। फैंग युआन, अब जब स्पेक्ट्रल सोल हमारे हाथों मारा जा चुका है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी सिंसियरिटी समझ गए होगे। ये सिर्फ मेरी सिंसियरिटी नहीं, बल्कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की भी सिंसियरिटी है। भले ही मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़ी गई इनहेरिटेंस में साफ लिखा है, गु यू फैंग युआन पांचों रीजन्स का पैराडाइज अर्थ इनहेरिटर है। पैराडाइज अर्थ की सारी फोर्सेस उसकी मदद करेंगी, वो उससे पूरी ताकत से एक गु वेनरेबल बनने में असिस्ट करेंगी। चैप्टर 2059, पैराडाइज अर्थ के गहरे इरादे। क्या? जब वू शुआई ने यह खबर पहली बार सुनी, तो वो हक्का बक्का रह गया। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल अपनी दानवीरता और दया के लिए मशहूर द उनके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्पेक्ट्रल सोल द्वारा फैलाई गई गड़बड़ी को साफ करने में लगा दी। उनके पास एक भी ऑफेंसिव मेथड नहीं था। उनके हर काम और हर बात का मकसद लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले जाना था। उन्हीं लोगों की मदद करने में खुशी मिलती थी। जिन लोगों की उन्होंने मदद की, उनकी संख्या लाखों या करोड़ों में थी। असल में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि वेरिएंट ह्यूमंस और लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स को भी उनकी मदद मिली थी। उन्होंने कई बार पहाड़ों और नदियों को ठीक करने के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने हेवन एंड अर्थ के नेचुरल रिसोर्स पॉइंट्स को मैनेज किया। सदर्न बॉर्डर का मशरूमन पैराडाइज, ईस्टर्न सी का मरमैन इंपीरियल कोर्ट और साथ हाई ब्लू ड्रैगन वेल, सबको पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मिली थी। यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का रिइनकार्नेशन बैटलफील्ड भी पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के बीच खून खराबा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए किया। और फैंग युआन, वो लोगों को घास की तरह काटा था। वो ठंडा और कठोर था। अपने पर्सनल फायदे के लिए उसने फेट गू को नाश्त कर दिया और इंसानियत की भलाई की परवाह नहीं की। कल्टिवेट करने के लिए उसने हर जगह से रिसोर्सेज लूटे। उसने धमकाया, उसने चोरी की, उसने छीना, उसने हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया। जहां भी वो गया, वहां खून था, वहां तबाही थी। और अब जब स्पेक्ट्रल सोल मार चुका था, फैंग युआन दुनिया का असली नंबर 1 डेमन बन गया था। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के अस्तित्व का अंदाजा लगा लिया था। बाकी सभी 9 वेनरेबल्स ने भी वही किया था। लेकिन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल सच में चाहते थे कि फैंग युआन उनका इनहेरिटर बने। वो चाहते थे कि पैराडाइज अर्थ की सारी फोर्सेस फैंग युआन को वेनरेबल के पैड तक पहुंचने में मदद करें। ये विश्वास से परे बेहद अजीब था। क्या पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल पागल हो गए थे? वू शुआई का पहला ख्याल यही था। तुरंत बाद वू शुआई ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल चाहते हैं कि मेरी बॉडी एक अच्छा इंसान बन जाए? ये उनके काम करने के स्टाइल से मेल खाता है। हाँ, फैंग युआन एक शैतान था। जब पहली लड़ाई की खबर फैलेगी, तो ये दुनिया को हिला देगी। फैंग युआन का दुनिया के नंबर 1 डेमन का टाइटल सबकी सहमति हासिल कर लेगा। अगर ऐसा शैतान सुधर कर नेक बन जाए, तो ये निश्चित रूप से दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर थी। वू शुआई हैरान था, लेकिन फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कोई बहरी इमोशन नहीं दिखाया, क्योंकि उसने लू वेयिन से बात करने से पहले ही ऐसी बातें सुन ली थीं। फैंग युआन ने रेड लोटस पत्थर के आइलैंड पर उस मंजर को याद किया। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल पत्थर के कमल वाले आइलैंड पर आए थे। जब उन्होंने रेड लोटस की विल से बात की, तो उन्होंने जिक्र किया था कि वो फैंग युआन को अपना इनहेरिटर बनाना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने रिग्रेट गू को ले लिया और यूज ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर रख दिया। इसी वजह से भविष्य की घटनाएं हुई। फैंग युआन ब्लू ड्रैगन वेल के ग्रोटो हेवन पैराडाइज में घुसा, रिग्रेट गू को लिया और शेन शांग को आजाद किया।
उस समय मेरिट बोर्ड का अल्टीमेट मिशन ऐसा लग रहा था जैसे वो फैंग युआन को ग्रोटो हेवन में रहने के लिए इनवाइट कर रहा हो, मिशन को एक्सेप्ट करके ब्लू ड्रैगन वेल का नया मालिक बनने के लिए। लेकिन फैंग युआन लालच में नहीं आया। उसने वहां से निकलकर फेट वॉर में हिस्सा लेने और फेट गू को नाश करने का फैसला किया। फेट वॉर के बाद लू वे येन ने फैंग युआन से कांटेक्ट किया, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद करना चाहता है। यह दोनों मामले असल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए फैंग युआन के लिए ये एक्सेप्ट करना उतना मुश्किल नहीं था। मेरी रिबर्थ से अब तक मुझे कई वेनरेबल ट्रू इनहेरिटेंसेस माइल हैं। ये सब पिछले वेनरेबल्स की इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने मुझे फेट गू को तोड़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मैं पहले सोचता था कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का भी वही आइडिया है, लेकिन ये सोचना कि उनके इरादे इतने गहरे थे। फैंग युआन के दिमाग में विचार लगातार आते जा रहे थे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी। ये सच में मौत के करीब का अनुभव था। सबसे खतरनाक पाल वो था जब जायंट स्पेक्ट्रल सोल ने यूएस पर किलर मूव ईट हार्ट इस्तेमाल किया। फैंग युआन उस पाल सच में बेबस था। यूज जुआ खेलना पड़ा। इसलिए उसने खुद को हंसने पर मजबूर किया और एक परफेक्ट भेस बनाया। सफलता से डेमन इमॉर्टल ची जुए को हमला करने और स्पेक्ट्रल सोल को धोखा देने के लिए बहकाया। इसने ईट हार्ट को रोक दिया और उस जिंदा रहने दिया। उस समय फैंग युआन अपनी कब्र में जाने से आधा कदम दूर था। इस खतरनाक सिचुएशन का कारण क्या था? बाहरी तौर पर स्पेक्ट्रल सोल उसका पीछा कर रहा था। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू और ड्रीम रेल्म्स को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। अंदर से रेड लोटस डेमन वेनरेबल की साजिश थी। उसने 3000 हेवन पाथ डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके फैंग युआन को काबू में रखा और उस लड़ने से रोक दिया। फेट गू नाश हो चुका था। फैंग युआन की कोई वैल्यू नहीं बची थी। उस अतीत में जितनी भी मदद मिली थी, उस इस पाल उतना ही बड़ा झटका लगना था। जिन सभी वेनरेबल्स ने फैंग युआन में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी उस छोड़ दिया। उनका इरादा यूज मारने का था। ऐसी सिचुएशन में एक वेनरेबल बाकियों से अलग खड़ा हुआ। उसने क्रूशियल मोमेंट पर मदद का हाथ बढ़ाया और फैंग युआन को खाई से ऊपर खींच लिया। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का इरादा क्या था? वो फैंग युआन से क्या चाहते थे? उन्होंने क्यों सोचा कि फैंग युआन एक वेनरेबल बनेगा? वो इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी फैंग युआन को वेनरेबल बनने में मदद क्यों करना चाहते थे? भूरी मिट्टी से घिरा अर्थ ची गड़गड़ा रही थी। फ्लाइंग अर्थ विशाल अर्थवे के अंदर चलता रहा। मेरी समझ के मुताबिक प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स में अगला वेनरेबल ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल है। क्या पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल को लगता है कि मुझमें ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बनने की काबिलियत है? फैंग युआन की निगाहें चमकी और उसने छुप्पी तोड़ी। जांच पड़ताल करते हुए पूछो। लू वे येन ने जवाब दिया, प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स को सब जानते हैं, लेकिन अब जब फेट गू नाश हो चुका है, भविष्य अब निश्चित नहीं है। ये मुमकिन है कि ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल सामने आए, ये भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो, है ना? फैंग युआन, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम मशरूमन पैराडाइज जाओगे और पैराडाइज अर्थ का असली मतलब समझोगे, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। उस समय मैं तुम्हारा दिल से स्वागत करूंगा। लू वे येन मुस्कुराया लेकिन आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इस लड़ाई के बाद यूज यकीन था कि फैंग युआन मशरूमन पैराडाइज जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा। लू वे येन फैंग युआन की सतर्कता को जानता था। वो एक बेरहम इंसान था लेकिन बेहद सावधान भी। भले हाई लू वे येन ने इस लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, अगर मौका मिलता तो फैंग युआन यूज जरूर मार देता। लेकिन लू वे येन सावधान रहा था। फैंग युआन को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। जब स्पेक्ट्रल सोल ने सेल्फ डेटोनेट किया, उसने वू शुआई और किसी एंसेस्टर को बचाया, अपनी अच्छाई दिखाते हुए और फैंग युआन को बताते हुए कि उसके पास बचने का एक तरीका है। यही वजह थी कि फैंग युआन ने यूज पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस में आने दिया। जब वो फ्लाइंग अर्थ पर पहुंचे, क्योंकि उसके पास यूज कंट्रोल करने का तरीका था, उसने अपनी वैल्यू बनाए रखी। फैंग युआन यूज मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो बेहोश हो जाता तो फैंग युआन यूज जरूर आखिरी चोट पहुंचता। लू वे येन की सोल सर्च करने से पहले और सारी डिटेल्स जान लेता। आखिर में फैंग युआन ने बीच रास्ते में ही निकलने का फैसला किया। वो मिरियड ट्रिब्यूलेशन से परेशान था। अब सबसे जरूरी चीज उस सुलझाना था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ अब कम थी, वरना उसने कमजोर लू वे येन पर हमला कर दिया होता। जाने से पहले लू वे येन ने फैंग युआन से बात की, बड़ी सिंसियरिटी दिखाते हुए। फैंग युआन, मुझे यकीन है कि तुम अब सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। सारे वेनरेबल्स तुम्हें मारना चाहते हैं, ये तुम्हारी आखिरी मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास बहुत कम टाइम है। असली हालत फेट वॉर के दौरान से भी ज्यादा खतरनाक है।
अगर हम धीरे काम करेंगे तो हमारी भयानक मौत होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द से जल्द मशरूम मान पैराडाइस आओगे। फैंग युआन ने सर हिलाया, वू शुआई को लेकर चला गया। दोनों इमोर्टल्स अर्थ वे से निकले ऊपर की तरफ बढ़े। 1 घंटे बाद वो सतह पर पहुंचे, एक रेगिस्तान में प्रकट हुए। आसपास हजारों ली तक कुछ नहीं था। वू शुआई अचानक मुस्कुराया, लू वेयन मुश्किल में लगता है। इस बार हमारी मदद करके और एक वेरिएंट ह्यूमन फोर्स का लीडर होने के नाते यूज ऐप सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। फैंग युआन ने सर हिलाया, ये उसके लिए सच में प्रॉब्लमैटिक है। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को वू क्लैन लीड करता है और वू क्लैन का लीडर वू योंग एक एम्बिशियस और पावरफुल इंसान है। वो इस मौके को नहीं जाने देगा। लेकिन लू वेयन के पॉलिटिकल स्किल्स के साथ मुझे यकीन है कि उसने पहले ही इसे सुझाने का कोई तरीका सोच लिया होगा। वू शुआई ने फिर पूछो, अलग होने से पहले क्या लू वेयन बस हमें डराने की कोशिश कर रहा था? फैंग युआन का चेहरा गंभीर था, उसने धीरे से सर हिलाया। वू शुआई का मूड भारी हो गया। चलो अब हम आराम करेंगे, हमारे पास सच में वक्त नहीं बचा है। फैंग युआन ने कहा, अर्थ वेन। वो शैतान फैंग युआन सच में भाग गया। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल गू हाउस के अंदर कीन डिंग लिंग ने गुस्से से भरी ईंट से घूरा, उसने दांत पीसे और अपनी मुट्ठियां जोर से बैंड कर लीं। ये वो सिचुएशन थी जिसे वो नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ये हो गई। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान ने भी एक आह भरी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। पावरफुल और प्रभावशाली स्पेक्ट्रल सोल मर गया जबकि फैंग युआन, जो उनसे भाग रहा था, बच निकला। सबसे बड़ा सरप्राइज लू वेयन था। पैराडाइस अर्थ का ये इनहेरिटर राइचस पाथ में होने के लायक ही नहीं था, वो पैराडाइस अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के नाम पर एक कलंक था। ऑफ कोर्स वहां अर्थवे और फ्लाइंग अर्थ भी थे। पांचों रीजन्स एक हो गए थे, रीजनल वॉल्स गायब हो गईं, पांचों रीजन्स के गू इमोर्टल्स ने अपना ध्यान फेट वॉर पर केंद्रित किया। युद्ध के परिणाम अभी तक शांत नहीं हुए द, लेकिन की टाइड्स पहले ही उभरने लगे द, सभी गू इमोर्टल्स उनसे निपटने में व्यस्त थे। लगभग किसी के पास इस समय जमीन के नीचे के बदलावों को एक्सप्लोर करने का समय या एनर्जी नहीं थी। अर्थवे विशाल और बड़ी थी, ये एक गड़गड़ाती पीली नदी की तरह थी, जो बड़ा शोर और आवाज कर रही थी। इस तूफानी अर्थवे में घूमना आसान नहीं था। जिस फ्लाइंग अर्थ पर फैंग युआन था, वो पहले ही गायब हो चुका था। इमोर्टल्स ने जमीन के नीचे बड़ी मुश्किल से सफर किया, फैंग युआन को पकड़ने की उनकी उम्मीदें लगातार कम होती जा रही थीं। जहां भी इमोर्टल्स की निगाहें पड़ती, उन्हें अर्थवे के आसपास अर्थपाथ रिसोर्सेज की भरमार दिखती। और अर्थवे के अंदर और भी बेहतर क्वालिटी के इमोर्टल मटेरियल्स थे। हेवन एंड अर्थ में बदलावों के साथ जमीन भी इतनी अनजान और अपरिचित हो गई है। यह अर्थपाथ रिसोर्सेज बहुत भारी हैं, उन्हें अर्थवे से निकालना बहुत मुश्किल है, जब तक कि किसी के पास कमाल की अर्थपाथ अटेनमेंट ना हो। सिर्फ ये अर्थपाथ रिसोर्सेज जो हमने रास्ते में देखे, अगर हम उनका सही इस्तेमाल कर सकें तो हम निश्चित रूप से सिचुएशन बदल सकते हैं। एंशिएंट सोल सेक्ट, जो इस अर्थ अबिस का मालिक है, उस फायदा होने वाला है। अगर वो इन रिसोर्सेज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो वो निश्चित रूप से एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स बन जाएंगे। ये सब गू इमोर्टल्स के सबसे ऊंचे दर्जे के एलीट्स द, उनके पास बेहतरीन ज्ञान और समझ थी। जमीन के नीचे के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा द, इसके डोगामी परिणाम होंगे। इन रिसोर्सेज को कुशलता से निकालने और उनका इस्तेमाल करने का तरीका भविष्य में पूरी दुनिया की सिचुएशन को प्रभावित करेगा। जल्दी कुछ स्पेयर गू वॉर्म्स निकलो और 300 नाश्त हो गए। कौन मेरी मदद करेगा नए गू वॉर्म्स को एक साथ रिप्लेस करने में? जब इमोर्टल गू हाउसेज इस अर्थ वे में चलते तो उन्हें इन अर्थ की के आक्रमण का सामना करना पड़ता। इमोर्टल गू हाउसेज पर लगातार अर्थ पाथ डाउ मार्क्स बढ़ते जाते। ये तब तक होता जब तक कि वो एक अर्थ पाथ इमोर्टल गू हाउस ना हो। दूसरे पाथ्स के इमोर्टल गू हाउसेज अर्थ वे के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। फैंग युआन को गायब हुए काफी वक्त हो गया है, जब तक हम उनके जैसा दूसरा फ्लाइंग आइलैंड नहीं ढूंढ लेते, वरना असलू वेयन के पास साफ साफ फ्लाइंग आइलैंड को कंट्रोल करने का तरीका था। वो पैराडाइस अर्थ का इनहेरिटर है। अस जमाने में पैराडाइस अर्थ इमोर्टल वेनरेबल ने मुख्य रूप से अर्थ पाथ कल्टिवेट किया था। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उनके इरादे पीछे हटने के थे। कीन डिंग लिंग चुप रही, वो हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फैंग युआन उनकी उंगली के सामने सफलता से भाग रहा था। वो जानती थी कि फैंग युआन को भागे हुए काफी वक्त हो गया है, उस पकड़ने की उम्मीद अब लगभग ना के बराबर थी। लेकिन वो अभी भी अनजाने में चुप रही। इस लड़ाई के बाद
फैंग युआन के प्रति उसका डर कई गुना बढ़ गया था। स्पेक्ट्रल सोल खुद उसके पीछे गया लेकिन उस मार नहीं सका, बल्कि फैंग युआन ने उल्टा स्पेक्ट्रल सोल को मार दिया। गु यू फैंग युआन, मैंने तुम्हें आखिरकार कमांक लिया। कोई हैरानी नहीं कि विजडम पाथ कल्टिवेटर फेरी जी वे भी तुम्हारे हाथों बार बार हारी। रुको, शैडो सेक्ट के मेंबर्स कहाँ हैं? चैप्टर 2060। बाइनिंग बिंग बनाम फैंग जेंग अनागिनत पत्थर के स्तंभ भ्रम पैदा करने वाली रफ्तार से गुजर गए। ये पत्थर के स्तंभ अर्थ अबिस में थे, वो जाहिर है हिल नहीं सकते थे। जो हिल रहा था वो फेरी जी वे का ग्रुप था। जब फैंग युआन मास्टर को मार सकता है तो उसके पास बच निकलने का तरीका जरूर होगा। मैं उसके खिलाफ कई बार लड़ी हूं, मैं न्यूज़ बहुत अच्छे से जानती हूं, फेरी जी वे ने कहा। स्पेक्ट्रल सोल की मौत के बाद सबसे कमजोर ग्रुप शैडो सेक्ट बन गया था। पहले फेरी जी वे ने जानबूझकर चिल्लाकर लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट का ध्यान फैंग युआन पर खींच लिया था। उसने चुपके से शैडो सेक्ट के इन इमॉर्टल्स को बीच रास्ते में भाग जाने का निर्देश दिया। उसके बाद वो अर्थवे वाली परत तक भी नहीं पहुंची, वो इन शैडो सेक्ट इमॉर्टल्स के साथ सीधे बैटलफील्ड से निकल गई। नहीं, उड़ते हुए फेरी जी वे अचानक रुक गई और बोली, भले ही मुझे नहीं पता कि फैंग युआन, लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट कब तक लड़ेंगे, लेकिन हमें पहले से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। फेरी जी वे ने अपनी नजर बाइनिंग बिंग, फेरी मियाओ येन और लेडी व्हाइट रैबिट की तरफ डाली। आप तीनों को अलविदा। फेरी जी वे का लहजा एकदम ठंडा हो गया। फेरी मियाओ येन का चेहरा बिगड़ गया। साफ था, फेरी जी वे उन्हें इस्तेमाल किए हुए प्यादों की तरह छोड़ने जा रही थी। लेडी व्हाइट रैबिट बेचैन हो रही थी, जबकि बाइनिंग बिंग मुस्कुराई और अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए खुशी से सर हिलाया। इंटरेस्टिंग, इस तरह पीछा किया जाना आम बात है, लेकिन मैंने खुद कभी ऐसी हालत एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर वो विरोध भी करते तो क्या कर सकते थे? फेरी जी वे एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट थी, वो उन तीनों को दबा सकती थी। फेरी जी वे ने सर हिलाया। ओल्ड मैन झेंग युआन और यंग वूजी को लेकर चली गई। जल्दी ही बाइनिंग बिंग और बाकियों की नजरों से ओझल हो गई। ए फ्लैट, हम क्या करें? लेडी व्हाइट रैबिट ने पूछो। वो उलझन में थी और उस कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाइनिंग बिंग हंसी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। व्हाइट रैबिट ने बड़ी और साफ यूं से घूरा। उसने पूछो, क्या तुम्हें यकीन है? बाइनिंग बिंग ने सर हिलाया लेकिन कहा, पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फेरी जी वे एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट है। उसका अभी का एक्शन देखकर क्या तुम्हें सच का पता नहीं चला? भले ही हमारा कल्टिवेशन लेवल कम है, लेकिन हमारी अपनी वैल्यू है। क्या उन्होंने हमें कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करके फैंग युआन का पता नहीं लगाया था? लेकिन अब फेरी जी वे ने हमें तुरंत छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने फैंग युआन को डिटेक्ट करने का तरीका छोड़ दिया। ये दिखाता है कि हम इस वक्त कितने बड़े खतरे में हैं। हमें क्या करना चाहिए? चलो अभी चलते हैं, लेडी व्हाइट रैबिट ने चिंता से कहा। हम अलग क्यों नहीं हो जाते? फेरी मियाओ येन ने पूछो। जो भी पकड़ा जाएगा वो बदकिस्मत होगा। व्हाइट रैबिट, मेरे साथ चलो। फैंग युआन के सबऑर्डिनेट्स में फेरी मियाओ येन और लेडी व्हाइट रैबिट का रिश्ता सबसे गहरा था। इस मुश्किल घड़ी में वो व्हाइट रैबिट को अपने साथ ले जाना चाहती थी। हम भाग नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक अच्छा प्लान है, बाइनिंग बिंग ने कहा। उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमकी। कैसा प्लान? लेडी व्हाइट रैबिट को जिज्ञासा हुई। लेकिन जब बाइनिंग बिंग ने उन्हें बताया तो दोनों ने तुरंत माना कर दिया। क्या ये कुछ ज्यादा हाई रिस्की नहीं है? लेडी व्हाइट रैबिट के पास शब्द नहीं थे। तुम उस काले चमगादड़ों वाली परत में वापस जाना चाहती हो? तुम पागल हो। फेरी मियाओ येन ने अपनी ऊँग घुमाई। बाइनिंग बिंग ने जवाब दिया, वहां खतरनाक लगता है पर सच कुछ और है। वहां इतने सारे चमगादड़ों के बीच पीछा करने वाले भी हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो हमें पार करके अगली परत में चले जाएं। व्हाइट रैबिट हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि बाइनिंग बिंग की बातों में दम था। क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड फैंग युआन हमें बचाने वापस आएंगे? लेडी व्हाइट रैबिट ने अचानक पूछो। फेरी मियाओ येन का चेहरा उतर गया। ये मत भूलो कि हमने पहले उसके खिलाफ पीछे करने में हिस्सा लिया था। व्हाइट रैबिट चिंतित थी, लेकिन हमें मजबूर किया गया था, कोई और चारा नहीं था। लॉर्ड फैंग युआन इतने समझदार हैं, वो ये क्यों नहीं समझेंगे? बाइनिंग बिंग ने ताना मारा। तुम दोनों अभी भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हो? ये तो छोड़ो कि वो इस वक्त अपनी जान बचाने में बिजी है। भले ही वो कर सकता, उसके यूएस ठंडे और अलग थलग स्वभाव के साथ वो हमें बचाने आएगा ही क्यों? असल में वो तो चाहेगा कि हम अभी मर जाएं। हमारे मरने के बाद
उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए पर्याप्त सुराग नहीं बचेंगे। लेडी व्हाइट रैबिट के पास कहने को कुछ नहीं था। फेरी मियाओ येन ने दांत पीसे। ए फ्लैट और बात करने की जरूरत नहीं है, व्हाइट रैबिट, मेरे साथ आओ। और तुम, बाइनिंग बिंग, अलविदा। फेरी मियाओ येन को बाइनिंग बिंग के सुझाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ इतना वक्त गुजरने के बाद वो जानती थी कि ये इंसान एक पागल है। बाइनिंग बिंग ने अपने कंधे उचकाए। जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज हवा चली, खून की गंध पूरे एरिया में फैल गई। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस डेमन जजमेंट बोर्ड आ पहुंचा। फैंग झेंग की ठंडी आवाज अंदर से सुनाई दी। कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? बाइनिंग बिंग और बाकी सब शारीरिक और मानसिक रूप से हिल गए, ये सोचकर कि उनका पीछा करने वाले इतनी जल्दी आ गए। फैंग झेंग यहां क्यों था? हुआ ये कि जब हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन और डेमन इमॉर्टल चीजू ने फैंग युआन को खो दिया, तो वो अर्थवे में चलते हुए उम्मीद खो बैठे और उनके दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगे। डेमन इमॉर्टल चीजू ने पहले हमला किया, कैलेमिटी लक ऑल्टर पर। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान इसके लिए तैयार था। उसने डेमन इमॉर्टल चीजुए का हमला रोक दिया। ये देखकर कि उसका हमला नाकाम हो गया, डेमन इमॉर्टल चीजू निराश नहीं हुआ। उसने चिल्लाया, हेवनली कोर्ट, अगर तुम अभी कैलेमिटी लक ऑल्टर से नहीं लड़ोगे तो क्या तुम लॉन्जेविटी हेवन के सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला करने का इंतजार करोगे? बिंग साई चुवान ने यह सुना, उसका दिल डूब गया। तुम गलत नहीं हो। कीन डिंग लिंग हंसी और उसने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस को आदेश दिए। उन्होंने भी अपना हमला शुरू कर दिया। लेकिन हेवनली कोर्ट ने सिर्फ कैलेमिटी लक ऑल्टर को नहीं घेरा, उन्होंने डेमन इमॉर्टल चीजुए को भी टारगेट किया। डेमन इमॉर्टल चीजू ने ठंडी सांस ली। हेवनली कोर्ट, तुम्हारी भूख कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कीन डिंग लिंग ने गर्व से जवाब दिया, कीजू, अस घमासन लड़ाई के बाद तुम्हारे पास कितनी बैटल स्ट्रेंथ बची है? आगे बढ़ो और हमें दिखाओ। डेमन इमॉर्टल चीजू चुप हो गया। हेवनली कोर्ट ने यूएस पर हमला करके कुछ गलत नहीं किया था, ये एक समझदारी भरा फैसला था। लेकिन कीन डिंग लिंग इतनी दृढ़ता से काम कर रही है, क्या वो एक ढोंग कर रही है या? डेमन इमॉर्टल चीजुए के पास सोचने का वक्त नहीं था। हेवनली कोर्ट के हमले आ चुके थे और उस अपना बचाव करना था। तीनों पार्टियां अर्थवे के ऊपर लड़ने लगीं। फैंग झेंग, जल्दी से ऊपर की परतों में जाओ और शैडो सेक्ट का पीछा करो। फेरी जीवे, बाइनिंग बिंग और बाकियों का इस्तेमाल करके फैंग युआन की लोकेशन का पता लगा सकती है। हम भी वैसा कर सकते हैं। जाओ इन लोगों को पकड़ो। और जहां तक फेरी जीवे और ओल्ड मैन झेंग युआन की बात है, ये कहते हुए कीन डिंग लिंग हिचकिचाई। लेकिन जल्द ही उसने एक मजबूत लहजे में जारी रखा, जहां तक अन दोनों की बात है, अगर मार सको तो मार दो। जी। फैंग झेंग ने उसके आदेश को स्वीकार किया। उसने डेमन जजमेंट बोर्ड को कंट्रोल किया और बैटलफील्ड से निकल गया। कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमॉर्टल चीजू फंस गए। वो देखते रहे जब डेमन जजमेंट बोर्ड चला गया। फैंग झेंग तेजी से डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर उड़ा, इमॉर्टल गू हाउस की सहमता का इस्तेमाल करके शैडो सेक्ट के निशान ढूंढने लगा। शैडो सेक्ट के सभी मेंबर्स बोर्ड लिस्ट पर द फैंग झेंग ने जल्दी ही बाइनिंग बिंग और दूसरे डू इमॉर्टल्स को ढूंढ लिया। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, डेमन जजमेंट बोर्ड। लेडी व्हाइट रैबिट और फेरी मियाओ येन के दिल डूब गए। उन्हें एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। वो फैंग झेंग को यूएस दिशा के बारे में बताना चाहते थे जहां फेरी जीवे भागी थी, लेकिन पहले एक अलायंस एग्रीमेंट हुआ था। अगर वो फेरी जीवे को धोखा देते तो अंजाम गंभीर होते। बाइनिंग बिंग की ईद में ठंडी रोशनी चमकी। भले ही सामने एक दुश्मन था और शायद पीछे और भी, उसके चेहरे पर अभी भी एक उत्तेजित भाव था। तुम हो, मैं उस आवाज को जानती हूं, गु यू फैंग झेंग। गु यू फैंग झेंग की निगाहें चमक रही थीं। उसने इमॉर्टल गू हाउस के अंदर से बाइनिंग बिंग को देखा। बाइनिंग बिंग, सोचा ना था कि हम यहां इस वक्त मिलेंगे। पहले की यादें उसके दिमाग में हो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लड़ाई से पहले शराब पी हो। उसका पूरा शरीर लड़ाई के जोश से भर गया था। बाइनिंग बिंग, वो जोश चिल्लाया, क्या तुम्हें गु यू किंगशु याद है? फैंग झेंग के दिल में गु यू किंगशु उसके लिए फैंग युआन से बढ़कर भाई था। वो परवाह करने वाला था, वो सौम्य था, वो जिम्मेदार था, वो प्रशंसनीय था। जब वो गु यू विलेज में रहता था, भले हाई गु यू क्लैन लीडर ने फैंग झेंग का ख्याल रखा और उस खुद सिखाया, वो फिर भी एक सीनियर थे। गु यू किंगशु ने फैंग झेंग को जो प्यार और चिंता दी थी, वो हमेशा फैंग झेंग के दिल में बसी हुई थी। लेकिन ऐसे इंसान को बाइनिंग बिंग ने मार दिया था। फैंग झेंग ने किंगशु की मौत से जुड़ी पूरी लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। गु यू किंगशु? बाइनिंग बिंग थोड़ी हैरान हुई। वो भला कैसे भूल सकती थी?
उस जमाने में उसने गु यू किंगशू से लड़ाई की थी। भले ही उसने उस मार दिया था, लेकिन उसकी वजह से उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था। लेकिन अगले हाइपैल बाइनिंग बिंग ने अनसुना कर दिया। वो अपमान से हंसी। अगर तुम उसका जिक्र ना करते तो मैं भूल ही गई होती। आखिरकार वो एक मामूली सी चींटी हाई तो था। गु यू फैंग झेंग की ईंट फैल गई। उसकी आंख में खून उतर आया और उसके शरीर में मारने का इरादा उबल पड़ा। बाइनिंग बिंग, मर जा। चैप्टर एंड।